हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है फिजिकल ज्योग्राफी की इस सीरीज में, जहां पर हम कवर कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी को, और वो भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम के लिए। हो सकता है आज की क्लास में आपको पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि यहाँ पर शादी है, तो हो सकता है पीछे से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, छोटी सी क्लास है। आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। और तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे दरखास्त है कि वो पहले जाके पहला लेक्चर देख लें, ताकि उनको इस क्लास में ज़्यादा दिक्कत ना हो। पहले वो पुरानी क्लासेस को देख लें, उसके बाद फिर आज का लेक्चर लें। तो ठीक है, फिर चालू करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि आपको याद होगा, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हम लोग ने देखा कि हमने जो एक सेकेंड हमने जो इंटीरियर पढ़ा अर्थ का, हमने जो इंटीरियर पढ़ा था अर्थ का, तो उसका हमने एविडेंस चालू कर दिया कि हाँ, कि अर्थ के अंदर अगर कोई चीज मिल रही है तो उसका क्या सबूत है, और हमारे पास क्या एविडेंस है कि हम उस चीज को कह सकते हैं कि हाँ, अर्थ का जो हमारा मैग्मा निकल रहा है वो सेमी सॉलिड है। अगर तो वो क्यों निकल रहा है और किस लिए निकल रहा है, इसके पीछे की कहानी हमने चालू कर दी थी। तो हमने कल सबसे पहला जो टॉपिक देखा था एविडेंस में, वो हमने अर्थक्वेक देखा था कि भूकंप अगर आ रहे हैं तो भूकंप से हम किस तरीके पहचान सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में हमारे क्या है। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं, अब समय आ गया है थ्योरीज पे आने का, कि हम थ्योरी के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कौन कौन सी थ्योरी आई है जो बता रही है कि अर्थ का इंटीरियर एक जैसा नहीं है, अलग अलग चीजों से बना हुआ है, और हमारी ये जो पृथ्वी है वो किस तरीके से अपने आप को समय बाय समय किस तरीके अपने आप को चेंज करती हुई आई है। तो आज के लेक्चर को चालू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंटल ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो इसे हिंदी में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये कहां से आ रही है थ्योरी, तो चलिए जानते हैं। सन 1912 में जर्मनी में एक मेट्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। तो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो जिस तरीके से इसके सारे जो महाद्वीप है, जो भी कॉन्टिनेंट है, जो आज हमें अलग अलग दिखते हैं कि साउथ अफ्रीका अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, ये हमारा एशिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, वो एक समय पे सब एक साथ थे। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो उनका विरोध हुआ काफी, और लोगों ने मानने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने बाद में कुछ ऐसे साक्ष्य रखे सबके सामने कि लोगों को मानना पड़ गया कि हाँ, कि वो बात सच कह रहे हैं। तो हुआ क्या, एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में जब वो जर्मनी में थे, तो वो जर्मनी से गए कहां पर, जर्मनी से गए एक सेकेंड आर्टिक में। हाँ, तो हमने क्या कहा, 1912 में एल्फ्रेड वेगनर जाते हैं अंटार्कटिका जाके क्या देखते हैं, अंटार्कटिका का एक मिनट में मैप लिया हूँ जरा, इधर है कि नहीं मेरे पास, ये देखो। तो क्या होता है, वेगनर जो है अंटार्कटिका जाते हैं जर्मनी से रिसर्च के लिए। ये है हमारा अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जाते हैं, अंटार्कटिका में वो क्या देखते हैं कि अंटार्कटिका में उन्हें मिल जाते हैं फॉसिल समझते हैं ना, जीवाश्म मिल जाते हैं। फॉसिल क्या होते हैं, जो आज से पहले पेड़ पौधे जानवर
जो वहाँ दफन हो जाते हैं तो बाद में फॉसिल बन जाते हैं, होप आप सबको ये पता होगा। तो हम अंटार्कटिका में देखते हैं कि वहाँ तो जीवन ही नहीं है ना। आज के समय पे हम देखते हैं अंटार्कटिका में तो जीवन ही नहीं संभव है। तो ऐसा क्या कारण है कि अंटार्कटिका में फॉसिल मिलते हैं? इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये जरूर हो सकता है कि ये जो हमारा अंटार्कटिका है वो कभी ना कभी ये ऊपर की तरफ जुड़ा होगा जहाँ पर जीवन था, है ना। ऊपर जहाँ जीवन था वहाँ जुड़ा होगा, तभी तो यहाँ पर पॉसिबल हुआ कि अंटार्कटिका में हमें आज के टाइम पे फॉसिल मिल रहे हैं। वरना वहाँ जब जीवन ही नहीं था तो वहाँ फॉसिल कैसे मिल सकते हैं, है कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फॉसिल मिलने का कारण जाहिर सी बात है कि अंटार्कटिका का ऊपर होना हो सकता है, वरना यहाँ तो सालों से हमने देखा है कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है जहाँ जीवन नहीं है। तो फॉसिल कैसे मिल सकता है यहाँ पर? यहाँ पेड़ पौधे तो दिख ही नहीं रहे थे हमें, है ना। तो जब उन्होंने इस तरीके की बातें रखी तब लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ, हो सकता है कि एक समय पर हमारी जो ये सारे महाद्वीप हैं वो एक ही जगह इकट्ठा हो, एक ही जगह बंधे हुए हों कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये देखो ये इस डायग्राम को, ये डायग्राम क्या बता रहा है? ये डायग्राम बता रहा है कि एक समय पे हमारी जो पूरी पृथ्वी थी, कब? करीब करीब 225 मिलियन साल पहले, करीब 225 साल मिलियन पहले हम क्या देखते हैं? हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के जितने भी कॉन्टिनेंट है सब आपस में ही यूं मिले हुए दिखते हैं, है ना। आपसी में सारे के सारे जुड़े हुए थे, पर समय के साथ क्या हुआ? ये एक दूसरे से अलग होने लगे, है ना। ये एक दूसरे से अलग होने लगे। तो सब 150 साल बाद क्या होता है? 150 साल बाद ऐसा होता है कि जब ये लोग अलग हो रहे थे धीरे धीरे, तो 150 साल बाद ये दो हिस्से में विभाजित हो गए। जो नॉर्थ की तरफ हिस्सा गया, जो नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ हिस्सा गया, उसे हम लोग ने नाम दिया लॉरेशिया, ठीक है। और जो साउथ की तरफ हिस्सा गया उसे कहा गया गोंडवाना, ठीक है। लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्थ की तरफ हिस्सा गया उसे हमने लॉरेशिया कहा, और जो साउथ की तरफ हिस्सा गया उसे हमने गोंडवाना कहा, ठीक है। उसके बाद फिर 100 मिलियन के आसपास हम देख सकते हैं क्या स्थिति है ना। सारे द्वीप अलग होने लगे हैं, सारे महाद्वीप अलग होने लगे हैं। और ये देखिए, ये इंडिया दिख रहा है, यानी कि हिंदुस्तान जो है हमारा वो अफ्रीका से अटैच था, यानी कि गोंडवाना का पार्ट था वो। और वो गोंडवाना के पार्ट से अलग होकर किस में जुड़ गया है? यहाँ आकर लॉरेशिया के पार्ट में। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो हमारा है, जो हमारा भारत है, वो एक समय पे गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना। ये बात समझ में आई? तो इनके यही सब प्रमाणों को देने से हमें ये पता चलने लगा कि हाँ, कि एक समय पर हमारी जो पृथ्वी है उसके सारे महाद्वीप एक ही जगह इकट्ठा हुए थे, एक ही जगह पे बंधे हुए थे। लेकिन समय के साथ धरती में कुछ इस तरीके पे परिवर्तन आए कि वो समय के साथ अलग होने लगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ हमने क्या बताया कि जो नॉर्थ की तरफ एरिया था उसे हमने लॉरेशिया कहा, जो साउथ की तरफ था उसे गोंडवाना कहा। उसी के बीच ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जो गैप है, इस गैप में एक सी थी, एक समंदर था जिसे हमने कहा थेसिस। क्या कहा? थेसिस सागर। एक सागर था जिसका नाम हम लोगों ने रखा थेसिस सागर, है ना। तो अब प्रेजेंट टाइम पे केवल थेसिस सागर जो है इतना ही बचा है, ये इतना हिस्सा मेडिटेरियन सी वाला, है ना। बाकी सब जो है आपस में जुड़ गया है। और जो हमारा हिमालय है, ये जो हमारा हिमालय है यहाँ पर इस जगह पे, वो थेसिस सागर से ही बना है। थेसिस सागर के जो सेडिमेंट थे, जो अवसाद थे, वो इकट्ठा करके ही हमारा हिमालय उसके ऊपर बना है, ठीक है, उसी इसकी मदद से बना है। तो ये बात समझ में आई कि जो हमारा हिमालय है वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे हिमालय कैसे बना। बट अभी इतना समझना होगा कि हाँ, हिमालय जो हमारा हिमालय वाला एरिया है वो थेसिस सागर की मदद से बना है।
थेसिस सागर की सेडिमेंट के द्वारा बना है, ठीक है। और बाकी तो प्लेट्स की वजह से तो बना ही बना है, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी ये समझना है कि जो लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच से जो ये रास्ता है, ये वाला रास्ता है, इसमें जो एक सागर है उसका नाम उस समय पे हम बोलते थे, इस सागर का नाम क्या बोला है हमने, थेसिस सागर, ठीक है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एविडेंस तो चाहिए ही, क्योंकि काफी लोगों ने इस चीज को नकार दिया। उन्होंने कहा इसके कोई भी चीज को साबित करने के लिए सबूत तो चाहिए होता है, तो उन्होंने कुछ सबूत शामिल करे, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले ये बात समझ लें कि जब हमारी पूरी सारे महाद्वीप जितने थे सब एक जगह इकट्ठा थे, तब हम उसका नाम पेंजिया बोलते थे, ठीक है। जब सारे महाद्वीप आपस में इकट्ठा थे तब उसे हम पेंजिया बोलते थे। और जो सी वाला हिस्सा, जो समुद्र था बचा हुआ, उसे हम पेंथालासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंथालासा, ठीक है। जो हमारा समुद्र वाला हिस्सा है वो हमारा पेंथालासा है, और जो हमारा लैंड बॉडी है वो हमारी क्या है, वो पेंजिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने कहा कि सबूत चाहिए थे, है ना। कोई भी चीज को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, तो एविडेंस, यानी कि एविडेंस, अब समय आ गया है एविडेंस देने का कि हाँ, हमारी जो पृथ्वी है वो एक समय पे उसके सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तो इसी में सबसे पहली जो एविडेंस उन्होंने सामने रखा वो था जिगसॉ फिट का। किसका रखा? जिगसॉ फिट का, ठीक है। तो जिगसॉ फिट क्या बताता है? जिगसॉ फिट बताता है कि जो ये हमारे द्वीप है, हमारे जो महाद्वीप है, वो हम अभी भी देखें तो अभी भी अगर हम उसे पजल की तरह अगर सॉल्व करना चाहें, पजल की तरह वापस से एक दूसरे में अटैच करना चाहें, तो वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में कुछ इस तरीके फिट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से फिट हो जाएंगे। ये दिख रहा है? कुछ इस तरीके से फिट हो रहे हैं ना सब में आपस में एक दूसरे। तो ये जिगसॉ फिट की थ्योरी जब उन्होंने दी कि सारे एक बार जरा टेस्ट करके देख लो, सारे के सारे अपने जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको एक बार जरा सा मिला के देख लो आपस में, तो वो एक दूसरे में कुछ इस तरीके से जुड़ते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना? सारे सारे यूरोप एशिया सब आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, सबका सब। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये देखो सब आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो ये बात जब उन्होंने करी तो इस पे भी कई लोगों ने, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने इस पे भी इनकार कर दिया, कहा कि ये तो हो सकता है इत्तेफाक भी हो, है ना। इत्तेफाक भी तो हो सकता है, जैसे कि कोई इमेज, जैसे नहीं बादल पे कोई भी क्रिएटिविटी हम लोग सोच लेते हैं कि ये इस पे ये बन रहा है, इस पे ये बन रहा है, तो हम ये भी सोच सकते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा रुको, फिर एक और सबूत देते हैं। उन्होंने फिर क्या दिया? उन्होंने कहा कि सिमिलर रॉक्स, यानी कि यदि कोई पत्थर हमें यहाँ मिल रहा है, यदि कोई पत्थर हमें इस हिस्से पे मिल रहा है, इसके किनारे वाले हिस्से पे मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये दोनों एक समय पे दोनों साथ में थे तो इधर के भी किनारे वाले जो पत्थर होंगे वो सेम ही तो होंगे, उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा। तो बाद में जब उन्होंने कार्बन डेटिंग करके और अपने रिसर्च करके जब उन्होंने यहाँ के सारे पत्थरों को जब जांचा और परखा, तब पता चला कि ये दोनों ही यहाँ के और यहाँ के पत्थर आपस में मैच कर रहे हैं, यहाँ की रॉक आपस में मैच कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये एक समय पर ये दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। समझ में आया ये बात? तो जब पत्थरों की कार्बन डेटिंग हुई, का उन दोनों का समय काल पता चला, उससे उनका रिसर्च हुआ, उनका ये पता चला कि हाँ ये कितने समय पुराने हैं और ये क्या दोनों में सिमिलरिटीज है कि नहीं। तो हमें ये पता चला कि हाँ दोनों ही जगह के पत्थर सेम निकले। साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पर एक मिनट यार डायग्राम आता है। तो बाद में और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा
जो पर्वत श्रृंखलाएं, जो पर्वत की श्रृंखलाएं जो हमें यहाँ दिखती है, कहाँ पर, पर्वत की श्रृंखलाएं जो हमें दिख रही थी कहीं ना कहीं इस हिस्से में, ये जो है ये हिस्सा, जो पर्वत की श्रृंखलाएं हमें इस जगह दिख रही थी वो हमें बाद में इधर भी दिखती है, उसका कुछ हिस्सा इसमें जुड़ा हुआ दिखता है। तो इसका मतलब है कि वो जैसे कोई भी है, ये इस तरीके पर्वत श्रृंखलाएं थी, ठीक है, अगर वो बीच से टूट गई तो जाहिर सी बात है आधा हिस्सा इधर रह जाएगा, आधा हिस्सा इधर, तो दोनों में सिमिलरिटीज तो दिखेगी ना, दोनों पर्वत श्रृंखलाओं में, दोनों में सिमिलरिटीज। अब हिमालय को तुम दो हिस्से में बांट दो तो क्या हिमालय जो अलग हो जाएगा उसमें, और जो हिमालय अभी इधर है जो दूर चला गया और जो हमारे पास है, उन दोनों में सिमिलरिटीज तो होंगी ना। तो हमें जब वो देखा तो हमें वो भी सेम दिखा, ठीक है, तो दो तो हमें ये मिल गए। उसके बाद क्या निकला, उसके बाद फिर और उन्होंने सबूत दिए कि रुको अभी और सबूत देते तुम्हें। तो उन्होंने दूसरा सबूत, तीसरा सबूत दिया, दो हो गए ना, जिक्सॉ फिट हो गया, और एक हमारा कौन सा हो गया, सिमिलर रॉक, ठीक है। तो हमें कौन सा मिल गया, एक जिक्सॉ फिट मिल गया, एक सिमिलर रॉक मिल गया। उसके बाद टाइल लेट डिपॉजिट। तो उन्होंने फिर दिया ये सिद्धांत टाइल डिपॉजिट का। उन्होंने क्या बताया कि इसका डायग्राम लेके आते हैं। ये हुआ क्या कि एक समय पे हमारे यहाँ आइसेज था ना, सुना होगा कि एक समय पे हमने पृथ्वी पे आइसेज का भी समय हमारी धरती ने देखा है। तो आइसेज के बाद जब वो वहां से बर्फ हटी, वहां से जब कभी भी अब जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम रॉक देखते हैं, कोई भी पहाड़ देखते हैं जिसपे झरना हो, ये पहाड़ है, तो इस पहाड़ से जब कोई झरना बहता है ना, इस पहाड़ से जब कोई झरना बहता है तो वो इतना हिस्सा इरोड कर देता है, वहां का इतना हिस्सा गायब कर देता है। क्यों, अब कोई भी चीज है उसी के ऊपर चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो वो उतना हिस्सा उसको इरोड कर देगी, है ना, वहां से उसका वो हिस्सा गायब हो जाएगा। उसी तरीके पर लंबे समय तक अगर किसी चीज पे बर्फ जमी हुई है और वो बर्फ भारी भी है और वो जब हटेगी तो वो उसको जाहिर सी बात है इरोड कर देगी। पर समुद्र जब पर झरने के पानी से और क्या कहते हैं हिम के यानी कि ग्लेशियर के हटने से क्या अंतर आता है। अगर कोई नदी या कोई पानी का हिस्सा इरोड करेगा तो वो सीधा सीधा काट देता है उस हिस्से को, वो सीधा सीधा काट सकता है क्योंकि वो लगातार बह रहा है। पर अगर कोई ग्लेशियर हटेगा तो वो समय बहुत लेगा, इस कारण वहां पर वो यू शेप बना देगा, समझो, यहाँ जमा रहेगा, धीरे धीरे करेगा तो वो कुछ इस तरीके ही इरोड करेगा उस जगह को, समझ में आया, वो यू शेप में इरोड करेगा, वो डायरेक्ट काटेगा नहीं, धीरे धीरे इरोड करेगा। तो हमने क्या देखा, जो आइसेज के बाद जो प्लेन बना, आइसेज के बाद जो इतने हिस्से में प्लेन बना, इस हिस्से में ये, तो यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर हमें इरोड हिस्से में सारा प्लेन उसी इरोजन की तरह दिखा जैसे कि एक समय पर वहां पर ग्लेशियर जमा थे और वहां का जो शेप आया उन जगहों का वो कुछ इस तरीके कटा हुआ दिखने लगा हमें। पहाड़ भी कुछ इस तरीके यू शेप में कटे थे, यहाँ के भी, यहाँ के भी, यहाँ के भी, यहाँ के भी, यहाँ के भी। तो इससे हमें एक बात पता चली कि हाँ, कि जो अवसाद है, जो हिम अवसाद है, उससे भी हमें ये पता चल गया कि हाँ एक समय पर ये जो जितने भी महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे। लास्ट उन्होंने क्या बताया, लास्ट उन्होंने बताया प्लेजर डिपॉजिट। क्या बताया, प्लेजर डिपॉजिट। इसका डायग्राम नहीं है क्या मेरे पास, एक सेकंड दीजिएगा, इसका डायग्राम देखते हैं कि मेरे पास प्लेजर डिपॉजिट का डायग्राम
लेजर डिपॉजिट का डायग्राम नहीं है, चलिए इसे समझाते हो। तो इन्होंने लास्ट क्या दिया है हमें, लेजर डिपॉजिट। तो प्लेस ठीक है। तो इसमें क्या बताया, सपोज कि कोई, जब हम गोल्ड निकालते हैं पहाड़ों से तो वो कुछ तरीके निकलता है। ये पहाड़ है तो सारा गोल्ड यहाँ जमा हुआ है, ठीक है ठीक है। फिर ऊपर से एक नदी बह के आ रही है ना, नदी बह के आ रही है। तो नदी जब बह के आती है तो वो ऊपर से गोल्ड लेके आती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऊपर से गोल्ड लेके आती है। और गोल्ड का जो डिपॉजिट है वो कहाँ पर आके कर देती है, यहाँ पर कर देती है नीचे की तरफ। अब सोचो जो गोल्ड वहां से डिपॉजिट था ऊपर और नीचे आके उसने डिपॉजिट कर दिया, किससे, नदी की वजह से। और थोड़े समय बाद वो क्या हुआ, वो हिस्सा ही अलग कर दिया गया, यहाँ से हिस्सा अलग हो गया। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर गोल्ड मिला था वो यहाँ पर गोल्ड है, वही सेम ही है ना, चाहे ये कितना भी दूर चला जाए, है ना, चाहे कितना भी दूर चला जाए, दोनों में सिमिलरिटी तो रहेगी ना। तो हमने क्या देखा एक समय बाद कि जो गोल्ड कहा गया, जो गोल्ड हमें अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में मिल रहा था, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में मिल रहा था, वही ब्राजील के कोस्ट पे हमें गोल्ड का जो डिपॉजिट हमें अफ्रीका में मिला है, वही गोल्ड का जो डिपॉजिट है वो कहाँ मिला है हमें, ब्राजील में मिला है, साउथ अमेरिका में। तो बात समझ में आई कि मतलब कि जो गोल्ड हमने वहां देखा था अफ्रीका में, वही गोल्ड हमें वहां क्यों मिल रहा है, वही गोल्ड हमें दोनों जगह क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये दोनों एक समय पे साथ होंगे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब ही क्या था, इसका मतलब है कि जो हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इसका अर्थ क्या है, विस्थापन मतलब हमारी जो पृथ्वी थी, हमारी पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप थे वो एक समय पर एक साथ थे, और समय के साथ जो बदले हैं ये उसी का सिद्धांत देने की एल्फ्रेड वेगनर ने कोशिश की। जब उनसे बाद में पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, बाद में तो हमें पता हुआ कि हाँ नीचे मैग्मा है या कुछ है, लेकिन उनके टाइम पे तो ये रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने ये जानकारी हासिल नहीं की थी। तो उन्होंने दो बातें की थी कि एक था कि टाइडल फोर्स बताया उन्होंने, और दूसरा पोल फीलिंग बताई थी, पोल फीलिंग फोर्स बताया था। टाइडल का मतलब उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ है और ये जो हमारा मून है, तो मून और सन की जो ग्रेविटेशनल पावर है, जो फोर्स है, उसकी खिंचाव की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट जो है वो अलग हो गए। तो जाहिर सी बात है ऐसा होता तो एक दिन ऐसा ना हो कि धरती के जो रोटेशन है वही रुक जाए, है ना, तो ये बात तो गलत थी ना। तो बाद में उतने समय तो कुछ लोगों ने मान लिया, लेकिन ये बात गलत थी, और बाद में उसका जो लोगों ने इस पे काम किया कि आखिर ये बात तो सच है कि हाँ एक समय पे सारे जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट थे वो एक जगह थे, बट ऐसा क्या रीजन था कि वो सारे के सारे अलग हो गए, ऐसा क्या हुआ हमारी पृथ्वी में कि वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट हमारे अलग हो गए। तो इसके लिए बाद में अलग अलग थ्योरी आई, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, तो होप आप सबको इस थ्योरी से समझ में आया होगा कि एल्फ्रेड वेगनर ने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्यों दी थी, इसका मतलब क्या है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखेंगे, ठीक, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम फिर कल मिलते हैं, कल नई थ्योरी से कि आखिर ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या कारण था कि ये जो हमारे महाद्वीप हैं वो आपस में अलग हो गए, जो कि एक समय पे दोनों साथ थे। ठीक है,
तो कल की क्लास में फिर जुड़ते हैं और बाकी थ्योरी पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी नए हैं वो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी क्लास में जुड़े रहें, रोज़ आपको अपडेट मिलता रहेगा इस क्लास के साथ, और आपको ये क्लास आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो इस क्लास के साथ जुड़ें और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये क्लास पहुंचाएं, ताकि रोज़ आपके लिए वीडियो आती रहे। तब तक के लिए आप सबसे धन्यवाद और थैंक यू। मिलते हैं कल। बाय।